हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शिवम और हम लोग क्लास 11th के लेक्चर सीरीज में लेक्चर नंबर 5 लेके आए हैं। ठीक है, लेक्चर नंबर 5 लेके आए हैं। रिलेशन ऑफ फंक्शन चल रहा है हमारा, क्लास 11th का चल रहा है। हमने डोमेन और रेंज लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर लिया है, बहुत अच्छे से डिस्कस कर लिया है। मैंने उसमें आपको बोला था कि मैंने बहुत सारे भी और फंक्शंस लाने हैं जिसको डिस्कस करना है, तो इतने सारे फंक्शंस मैं आपको इंट्रोड्यूस करूँगा। इतने ही होते ही हैं, कुछ और होते होंगे तो राम भरोसे होते होंगे, ठीक है, लेकिन मोस्टली आपको इतने ही मिलेंगे। इसके अलावा एक दो और है, लेकिन वो ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी तो ये पूरा इतना भी नहीं था, ये दोनों तो एनसीईआरटी में दिया ही नहीं है। ठीक है, एनसीईआरटी में जस्ट इसके ऊपर वाला इतना दिया, ये दोनों मैं एक्स्ट्रा आपको बता रहा हूँ। और भी बहुत सारी रेफरेंस बुक में आपको ये दोनों भी मिल जाएगा। ठीक है, तो इतने सारे फंक्शन, अभी तक हम लोग कौन सा फंक्शन जाने हैं? अभी हम सिर्फ एक फंक्शन को इंट्रोड्यूस करे हैं, वो है अलजेब्रिक फंक्शन। अलजेब्रिक फंक्शन क्या होता है लास्ट लेक्चर में आपको देखेंगे, उसमें पता चल जाएगा। अगर लास्ट लेक्चर आप नहीं देखे हैं तो उसमें जाकर जरूर देखिए अलजेब्रिक फंक्शन, उसमें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अलजेब्रिक फंक्शन की तो कहानी कंप्लीट हो गई। अब आते हैं एक नए फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन क्या होती है। आइडेंटिटी को आई से दिखाते हैं। आइडेंटिटी मतलब तत्समक होता है, हिंदी में से कोई घंटा फर्क पड़ने वाला है। ठीक है, आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है? ये क्या होता है? आर से आर डिफाइंड होता है। आर से आर यानी कि डोमेन भी आर, रेंज भी आर। आइडेंटिटी फंक्शन को जो एक्सप्रेशन होता है वो एफ एक्स बराबर एक्स होता है। यानी कि 1 पुट करो 1 आएगा, 2 करो 2 आएगा। यानी कि अगर हम इसका ग्राफ बनाने की सोचें, ठीक है, ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये हमारा वाई एक्सिस है। अगर हम ग्राफ बनाने की सोचें, यानी कि अगर हम यहाँ पे 1 रख रहे हैं एक्स की वैल्यू, तो वाई की वैल्यू भी हमें 1 मिल रही है। अगर 2 रख रहे हैं तो इसकी भी 2 वैल्यू मिल रही है। इसकी 3 रख रहे हैं तो 3 मिल रही है। -1 रख रहे हैं तो माइनस यहाँ पे मिल रही है। तो यानी कि इसका जो मतलब आप ये भी समझ सकते हैं, अगर एफ एक्स करो वाई बराबर एक्स लिखो, एफ एक्स को जनरली वाई ही लिखते हैं। ठीक है, तो ये वाई बराबर एक्स, इसका ग्राफ क्या होगा? इसका ग्राफ जो होगा वो स्ट्रेट लाइन होगा, एकदम सीधा, यहाँ बीच से जाएगा। ठीक है, जानते रहो बीच से जाएगा, एकदम सिंपली है। ठीक है, एकदम इधर एकदम बीच से जाएगा। ये इसका y इक्वल टू एक्स का ग्राफ है। ठीक है, बहुत सिंपल है, एकदम सीधा जाएगा। ये 45 डिग्री बनाते हुए जाएगा। ये सब आपको स्ट्रेट लाइन पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे 45 डिग्री क्या होता है क्या नहीं होता है, तो वो सारी जो जनरली इसका ग्राफ क्या होता है ये होता है। आपको यहाँ पे मिल जाएगा हर एक वैल्यू। 1 रखोगे तो 1 मिलेगा, 2 रखोगे तो 2 मिलेगा, 3 रखोगे तो 3 मिलेगा। ठीक है, -1 रखोगे यहाँ पे, अगर -1 रखोगे तो यहाँ पे -1 मिलेगा, -2 रखोगे -2। और आपको इससे भी दिख रहा है, इसका डोमेन रेंज देख रहे हो, आर से आर है, तो आप इसका वो वाला सेट भी बना सकते हो। ठीक है, 1 रखेंगे 1 मिलेगा, 2 रखेंगे 2 मिलेगा, 3 रखेंगे 3 मिलेगा। तो इस तरीके से आइडेंटिटी फंक्शन ये होता है, इसका ग्राफ ये होता है। ठीक है, बहुत सिंपल था आइडेंटिटी फंक्शन, इसमें कुछ उतना खास नहीं है। खास कहानी आगे आने वाली है। तो ये तो एक तरीके का अलजेब्रिक फंक्शन भी है, आइडेंटिटी फंक्शन एक तरीके का अलजेब्रिक फंक्शन भी है। ठीक है, तो वो चीज़ है। अब एक देखते हैं कांस्टेंट फंक्शन, दूसरी चीज़ देखते हैं कांस्टेंट फंक्शन। इसका एक्सप्रेशन एफ एक्स बराबर के, यानी कि एफ एक्स बराबर कोई नंबर है, यानी कि फंक्शन में कोई नंबर है, मान लो खाली 3 है, मान लो 2 है। ठीक है, इस तरीके का नंबर है, तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा भैया? y बराबर 2 ये दिया है, इसका ग्राफ कैसे बनेगा? इसका ग्राफ सिंपली बनेगा, अगर y बराबर 2 दिया है तो यही 2 पे, अगर यहाँ पे 2 है तो एक सिंपल ऐसे खींच दो। ठीक है, तो ये कांस्टेंट फंक्शन है, ना बढ़ रहा है ना घट रहा है, एक लगातार एक समान चलते जा रहा है। इस वाले फंक्शन में लास्ट में देखिए ये बढ़ता रहा, ये बढ़ भी रहा था घट भी रहा था इधर। ठीक है, लेकिन ये क्या एकदम कांस्टेंट है, एकदम निश्चिंत है। ठीक है, लगातार ऐसे जा रहा है, तो इसी को बोलते हैं कांस्टेंट फंक्शन सिंपली भाषा में। तो यानी कि अगर हम यहाँ पे 2 की जगह अगर हम k लिख लें तो ये हमारे ये लाइन क्या दिखाएगी? ये लाइन हमारी एफ एक्स बराबर के को दिखाएगी, और ये लाइन हमारी क्या दिखाएगी? एफ एक्स बराबर एक्स को। ठीक, सिंपल चीज़ है। इस लाइन का जो इक्वेशन आप बोल सकते हो, यानी कि ये जो फंक्शन है वो ये है। ठीक है, ये कांस्टेंट फंक्शन है, इसका ग्राफ ये है। ये हमारा मेन एक्सिस है, यानी कि एक्स अक्ष ये है, वाई अक्ष ये है, ये हमारा ग्राफ बना हुआ है। ये कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ है, सिंपली आपको समझ में आएगा। मतलब ये कोई बहुत तीर मारने वाली बात नहीं हुई। अब देखते हैं स्क्वायर फंक्शन। पॉलिनोमियल देखो एक तरीके का अलजेब्रिक फंक्शन ही होता है। ठीक है, पॉलिनोमियल फंक्शन अलजेब्रिक फंक्शन ही होता है, लेकिन स्पेशल टाइप ऑफ अलजेब्रिक फंक्शन, उसमें डिनोमिनेटर वगैरह की बात नहीं करेंगे खासकर।
पॉलिनोमियल फंक्शन में हमें दो फंक्शन पढ़ना है, एक स्क्वायर फंक्शन पढ़ना है, एक क्यूब फंक्शन पढ़ना है, ठीक है। इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं पढ़ना है। देखो हम आपको सिर्फ ग्राफ वगैरह के बारे में बताएंगे, क्योंकि देखो जहाँ पे डोमेन रेंज की बात होगी तो वहाँ पे हम बताएंगे ही। अब जैसे देखो fx बराबर एक्स स्क्वायर दिया है, ठीक है, fx बराबर एक्स स्क्वायर दिया, इसका डोमेन देखोगे क्या होगा, ये फंक्शन f है, इसका डोमेन जो होगा r होगा, कुछ भी डालो, लेकिन इसका रेंज देखो, यही कहानी मस्त है, इसका रेंज होगा वो 0 इंक्लूड करके इन्फिनिटी तक होगा, ये इसका रेंज होगा, यानी कि r से ये जाएगा। तो बहुत सिंपल चीज़ देख रहा है ना। डोमेन रेंज को इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं। जनरली यहाँ पे को डोमेन होता है, अगर हम को डोमेन r भी ले लेते हैं यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम डोमेन r ले रहे हैं, को डोमेन भी r ले रहे हैं ना, लेकिन जो हमारा 0 के बाद की जो पॉजिटिव संख्या होंगी वही हमारा मैप करेगा, ठीक है, क्योंकि हम आपको ये भी बताएं कि एक्स स्क्वायर जो होता है हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, इसका रेंज और इसका जो डोमेन होता है वो r होता है। तो इस फंक्शन का ग्राफ देखो कैसा बनेगा भैया, जो एक्स स्क्वायर का ग्राफ है ना, पॉलिनोमियल वगैरह का जो ग्राफ होता है ना हमेशा मतलब कर्व में बनता है, कर्व टाइप, तो एक्स स्क्वायर का जो ग्राफ बनेगा वो ऐसा बनेगा। भैया ये सब ग्राफ है, ग्राफ की कहानी बता रहा, बहुत सिंपल, हर एक ग्राफ आपको याद होना चाहिए, पता होना चाहिए कि एक्स स्क्वायर वगैरह का। अब कहीं अगर ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस, ठीक है, समथिंग इस टाइप का आ गया तो इसका ग्राफ भी आप बना सकते हो, बहुत ईजी है, ठीक है। अगर एक्स स्क्वायर प्लस 1 आया ना तो 1 यूनिट ऊपर कर दो, यानी कि अगर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, 1 3 है, तो 1 यूनिट जस्ट ऊपर कर दो, तो ये इसका ग्राफ कैसे बनेगा, इसका ग्राफ ऐसे बनेगा। ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 का ग्राफ। अगर कोई बोल दिया कि एक्स माइनस 1 का स्क्वायर, इसका ग्राफ बनाओ, इसका ग्राफ भी आप बहुत सिंपली बना सकते हो। अगर -1 कर रहा है तो माइनस उधर ले जाओ, यहाँ पे 1 है तो इसका ग्राफ ऐसे बनेगा, ठीक है, बहुत सिंपल चीज़ है। हम आपको अलग अलग तरीके से अब आपको ग्राफ बनाना आई होप कि बहुत मस्त तरीके से आ गया होगा, ठीक है। अब अगर कोई पूछ लिएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इसका ग्राफ कैसे बनेगा, देखो भैया ये होता है द्विघात समीकरण, और द्विघात समीकरण यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप में चैप्टर है, वहाँ जब पढ़ेंगे तो इसके ग्राफ वगैरह पे डिटेल में चर्चा करेंगे। यहाँ पे रहने दो, कम से कम जीने दो इस बच्चे को, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल चीज़ थी, तो इसका ग्राफ आपको बनाने आ गया होगा, आई होप, बहुत सिंपल चीज़ है। अब देखो भैया, अब आती है कहानी क्यूब की, ठीक है, fx बराबर एक्स क्यूब, यानी क्यूब फंक्शन, स्क्वायर फंक्शन देख लिया, अब क्यूब फंक्शन देखते हैं। क्यूब फंक्शन में एक क्यूब देखो, यहाँ पे जरूरी नहीं है कि ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो, अगर यहाँ पे देखो माइनस वाला संख्या रखोगे तो माइनस भी आएगा और प्लस रखोगे तो प्लस आएगा, सिंपल बात है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे वो वाली कहानी नहीं बन रही, यानी कि ये हमें बोल रहा है अगर हम पॉजिटिव x रखेंगे तो हमारा y भी पॉजिटिव मिलेगा, तो ये ऐसे जाएगा। और देखो पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल हम आप बोले थे कर्व बनेगा, स्ट्रेट वाली बात ही नहीं होगी, ठीक है। तो अब इस तरीके का अगर हम पॉजिटिव x रख रहे हैं तो पॉजिटिव y मिलते चला जाएगा, ठीक है। अगर हम निगेटिव x रखेंगे तो हमारा निगेटिव y मिलेगा, तो ये हमारा क्या हो गया, ये ग्राफ चलते चला जाएगा। ये सब देखो इंक्रीजिंग ग्राफ होते हैं, ये इंक्रीजिंग है, ये डिक्रीजिंग है, ठीक है। तो इस तरीके से ग्राफ चलते रहते हैं, तो ठीक है, ये चीज़ समझ में आया, बहुत सिंपल चीज़ है। ये अगर कोई बोलेगा तो ये क्या है, तो ये fx बराबर एक्स क्यूब का ग्राफ है, ठीक है, बहुत सिंपल चीज़ है। आप ऐसे ही नॉर्मल, अब देखो गिनती वगैरह लिखोगे ना तो यहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बन जाता है। कोई पूछेगा यार y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनाओ, तुरंत लिखाओ, तुरंत y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ बना दो। कोई बोलेगा यार एक्स स्क्वायर प्लस 1 का ग्राफ बनाओ, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का ग्राफ अभी जस्ट बताया ऐसे है। बोले कोई एक्स स्क्वायर माइनस 1 का ग्राफ बनाओ तो ऐसे बनेगा, मुंह हमेशा ऊपर खुलेगा, ठीक है, ये चीज़ आप जानते रहो। मैक्सिमम केसेस में मुंह ऊपर खुलेगा, मुंह नीचे कब खुलता है वो भी हम आपको बता देंगे, बहुत सिंपल तरीका है, वो आएंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर में जब घुसेंगे ना, उसमें आपको एक एक चीज़ डिटेल में बताएंगे, समझे, नहीं समझे तो ये हो गया एक्स क्यूब का ग्राफ वगैरह कापी में नोट करते रहिएगा भैया। देखो लिखने पढ़ने कहानी यही है कि कापी कलम लग बैठो, नींद नहीं आएगी लेक्चर देखने में, ठीक है। हम भी समझ रहे हैं कई चीज़ें अब एक ही लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे हैं, तो लेक्चर थोड़ा लंबा हो रहा है लेकिन ज़रूरी भी है। अब पता चला एक फंक्शन एक लेक्चर में, एक फंक्शन एक लेक्चर में, एक फंक्शन एक लेक्चर में, तो क्या पगलई है ये, ठीक है। तो ये चीज़ समझ में आया, सिंपल ही चीज़ था, समझ में आ गया होगा। आइडेंटिटी कंप्लीट, कांस्टेंट कंप्लीट, पॉलिनोमियल कंप्लीट। रेशनल फंक्शन क्या होता है भैया, रेशनल फंक्शन होता है 1p/q का फॉर्म होता है, यानी कि 1/x, ये होता है बेसिक फॉर्मेशन, ये होता है हमारा रेशनल फंक्शन। ये भी स्पेशल फंक्शन है,
इसका ग्राफ कैसे बनेगा। इसका ग्राफ बहुत सिंपल चीज़ है, इसका ग्राफ हम बनाना आपको बता रहे हैं। लेकिन देखो ये जो रेशनल फंक्शन होता है ना, इसका डोमेन और रेंज पे भी हम बात करेंगे, ठीक है। इसका क्या डोमेन होता है, इसका क्या रेंज होता है, हम इस पर बहुत सिंपली बात करेंगे, क्योंकि ये जो होता है ना, इसको रेसिप्रोकल फंक्शन भी बोलते हैं। ये जो होता है ना, ये रेशनल फंक्शन, इसको क्या बोलते हैं, रेसिप्रोकल फंक्शन भी बोलते हैं, रेसिप्रोकल फंक्शन, ठीक है। इसका आप ये तो देख सकते हो यार, इसका डोमेन 0 तो नहीं होगा, यानी कि इसका डोमेन R हो सकता है, मतलब पूरा रियल नंबर हो सकता है, लेकिन 0 को छोड़े। इसका डोमेन आपको दिखा, यानी कि अगर हम फंक्शन f डिफाइन कर रहे हैं तो R ये 0 से यहाँ से डिफाइन करेंगे और कुछ भी आ सकता है, कुछ भी रियल नंबर हमारा आएगा, बस खाली 0 मत रखो, देखो पूरा रियल नंबर हमारा आ जाएगा, ठीक है। तो इसका ग्राफ यार कैसे बनेगा, बोलेगा यार 1/x का ग्राफ ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है ना भैया, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। देखो प्लस अगर इसमें पॉजिटिव रख रहे हैं, 0 तो रखेंगे नहीं, 1 2 3 1 से ऊपर रख रहे हैं, यानी 0 से ऊपर रख रहे हैं, तो ग्राफ इधर कुछ मिलेगा, ठीक है। यानी कि ये क्या है, y = 1/x का ग्राफ है, ठीक है। अगर निगेटिव संख्या रख रहे हैं तो निगेटिव संख्या रख रहे हैं तो कुछ ऐसा ग्राफ मिलेगा, यानी कि y = -1/x, इस टाइप का आपको ग्राफ देखने को मिलेगा। बहुत सिंपल चीज़ है, यानी कि आप देखोगे ना तो इसका ग्राफ जो है वो इस तरीके से बनेगा, y = fx = 1/x, ठीक है। तो ये इसका ग्राफ है, बहुत सिंपल चीज़ है यार। देखो ग्राफ ये सब फंडामेंटल होता है ना, कुछ चीज़ें होती है जो हमें याद रखनी होती है, कुछ चीज़ें होती है जो सिर्फ जानी जाती है, तो ये है। ये क्या होता है, देखो मैं डोमेन रेंज इसका बता दिया, ठीक है। इस फंक्शन का ग्राफ कैसे बनता है वो मैंने बता दिया, ठीक है। ये इसे रेसिप्रोकल फंक्शन या फिर रेशनल फंक्शन दोनों बोलते हैं। तो ये भी चीज़ हमारी डिस्कस हो गई, बहुत सिंपल चीज़ थी, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं मॉडुलस फंक्शन पे। मॉडुलस फंक्शन पढ़ेंगे और इसकी कुछ प्रॉपर्टी वगैरह भी पढ़ेंगे, क्योंकि मॉडुलस फंक्शन एक गजब की चीज़ है। देखो मॉडुलस फंक्शन क्या होता है, ये एक ऐसा फंक्शन, देखो यहाँ पे लिखेंगे नहीं होंगे fx = mod of x। अब देखो fx = mod of x का मतलब क्या होता है, इसका मतलब 2 तरीके होता है, x ही होता है और एक -x होता है। x कब आएगा, जब आपको > 0 पुट करोगे, यानी कि x की जब वैल्यू > इसमें पुट करोगे तो x हमेशा आएगा, और x < 0 अगर पुट करोगे इसमें तो -x आएगा। सिंपल बात है, सिंपल फंडा है। अभी तक आप ये जानते थे कि मॉडुलस से अगर कोई चीज़ बाहर आती है तो हमेशा पॉजिटिव आती है, ये जानते होंगे। लेकिन अब आप ये भी जान लीजिए कि मॉडुलस से अगर कोई चीज़ बाहर आती है तो वो निगेटिव भी होती है, ठीक है। तो कैसे निगेटिव होती है वो आपको समझ में आ गया होगा। ये है, अगर कम रखेंगे तो -x आएगा और ग्रेटर देन रखेंगे तो +x आएगा। तो ये इसकी कहानी है, बहुत सिंपल है। देखो भैया, अगर इसके हम डोमेन रेंज की बात करें, इसका डोमेन रियल नंबर में कुछ भी रख सकते हैं, 0 नेगेटिव पॉजिटिव समथिंग कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन जो इसका रिजल्ट होगा वो हमेशा पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव आने का मतलब 0 भी इंक्लूड करेगा, इन्फिनिटी तक जाएगा, ठीक है। तो पॉजिटिव ये पूरा देगा। लेकिन हम यहाँ पे लिखेंगे कोडोमेन, तो यहाँ पे भी हम रियल नंबर लिख सकते हैं, तो इसका रेंज 0 से इन्फिनिटी हम लेंगे, 0 भी इंक्लूडेड रहेगा। अब इसका ग्राफ देखो, एकदम शार्प ग्राफ बनता है। शार्प ग्राफ करने का मतलब यहाँ पे एक शार्प दे देगा, यहाँ पे एक कोना दे देगा, तो ये है mod of x का ग्राफ। mod of x मतलब सिर्फ पॉजिटिव है, तो यानी कि सिर्फ ऊपर होगा, यानी x एक्सिस ऊपर। यहाँ पे ये देखो निगेटिव चीज़ है, देखो ग्राफ हमेशा यहाँ पे नहीं बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे निगेटिव भी रखेंगे तब भी y की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, पॉजिटिव रख रहे हैं तब भी y की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, निगेटिव रख रहे हैं तब भी y की वैल्यू नेगेटिव आ रही है, ठीक है। तो ये हमेशा पॉजिटिव फंक्शन का ग्राफ है। अब अगर आपको दे दे कोई y = mod of x + 1 का ग्राफ बनाओ, अगर mod of x + 1 अंदर दिया है तो mod of x + 1 का ग्राफ यहाँ पे 1 यूनिट इधर खसका के ऐसे बना देना। अगर कोई बोले कि y = mod of x है +1 का ग्राफ बनाओ, तो चुपचाप 1 यूनिट ऊपर उठा देना, यहाँ पे 1 कर देना, ये काम हो जाएगा, ठीक है। तो ये mod of x का ग्राफ ऐसे बनता है, बहुत सिंपल चीज़ है, ये बेसिक चीज़ है, ये बेसिक फंक्शन है। तो इसका ग्राफ ऐसे बनता है, हम लोग देख चुके हैं, ठीक है। मॉडुलस फंक्शन का भी ग्राफ हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, डोमेन रेंज डिस्कस कर चुके हैं। तो यार बहुत ज़्यादा ये सब कॉम्प्लिकेटेड नहीं, बस ये देखो स्पेशल फंक्शंस हैं, ये सब नाम भी नहीं सुनोगे, तो यहीं पे इंट्रोड्यूस हो रहा है, तो यहीं पे अच्छे से जान लो क्या होता है मॉडुलस फंक्शन, क्या होता है रेशनल फंक्शन, ठीक है।
अब एक आता है सिग्नम फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शन। ठीक है, तो इस सबसे पहले वो सब देखने से पहले हम सब लोग देखते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता क्या है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन मालूम है क्या होता है? बहुत सिंपल चीज़ होती है। देखो जैसे ये देखो, फ्रैक्शनल पार्ट और इंटीग्रल पार्ट को अलग करता है। मान लो यहाँ पे 2 है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर में इसकी वैल्यू 2 आएगी। ठीक है, अगर 2 पॉइंट समथिंग होगा इसमें, ठीक है, तो ये पार्ट्स को अलग करता है। ठीक है, अब पार्ट, अब देखो नाम है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, नाम है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, यानी कि अगर 2.3 भी दिया है इसमें ना तो भी इसके लिए 2 आएगी। कैसे? ये इंटीग्रल पार्ट, यानी इसको देखो जो दशमलव के बाद होता है, नहीं दशमलव के जो पहले होता है उसे बोलते हैं इंटीग्रल पार्ट। क्या बोलते हैं? इंटीग्रल पार्ट। इसमें यानी कि 2 पार्ट है, 2.3 है, यानी कि 2 है प्लस 0.3 है। ठीक है, ये दिया गया है। ठीक है, अब क्या है, ये इंटीग्रल पार्ट 2 है और ये क्या है? फ्रैक्शनल पार्ट, इसको बोलते हैं फ्रैक्शनल पार्ट। तो 2 पार्ट होते हैं। अब फ्रैक्शनल पार्ट को ये निकाल के हमेशा ये 2 है। अगर कभी आपको 2.34 बोला, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का साइन है, ये बड़ा वाला ब्रैकेट, ये अब मत समझना। ठीक है, ये वाला साइन अगर कहीं दिया रहेगा तो आपको ये मेंशन किया रहेगा कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का है, तभी मानना कि ये है, नहीं तो ये बड़ा वाला ब्रैकेट भी होता है। ठीक है, तो ये चीज़ है। एक और साइन होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का, ऐसे लगाने वाला, ऐसे हल्का हल्का ऐसे लगा देगा, तब यहाँ पे देगा 2.3 वगैरह, तो इसकी भी वैल्यू 2 आएगी। यहाँ पे है तब भी 2 आएगा। अगर 0 पॉइंट समथिंग है, अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का है तो इसकी वैल्यू 0 आएगी। ठीक है, अगर नेगेटिव में है, -1 पॉइंट समथिंग है 3, तो इससे जस्ट एक बड़ी आती है, तो यानी -1.3, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू -2 आएगी। बस ये चीज़ याद रखना। ठीक है, बहुत सिंपल चीज़ है। अगर यहाँ पे -1 रहेगा तो ग्रेटेस्ट इंटीजर में बाहर -1 आएगा। ठीक है, तो बहुत सिंपल चीज़ है, ये होता है। अब इसका ग्राफ देख लेते हैं, बहुत यार अलग ही टाइप का ग्राफ बनेगा। अलग टाइप का ग्राफ कैसे बनेगा देखो, बताते हैं कैसे बनेगा। बहुत सिंपल है, बहुत ज़्यादा सिंपल। क्या पढ़ रहे हैं? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पढ़ रहे हैं। अभी ये सब बताएंगे, चिंता मत करो, सिग्नम फंक्शन छोड़ के भाग नहीं रहे हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हम पहले पढ़ाने का सोच रहे हैं। देखो ये हमारा 0 है, अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर में 0 है, ठीक है, अब 0 से थोड़ा बढ़ रहा है, 0.2 बढ़ रहा है, यानी 0.2 बढ़ाएं तब भी y की वैल्यू 0 होगी। ठीक है, अगर 0.5 बढ़ाएं तब भी y की वैल्यू 0 होगी। ठीक है, अगर हम 0.9999 समथिंग बढ़ाते हैं तब भी y की वैल्यू 0 होगी। लेकिन अगर 1 पे पहुँचते हैं तो भी इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। यानी कि हमें सिर्फ ये देखना है, यहाँ पे आना है, तो ये यहाँ पे ऐसे बनाना है। ठीक है, इसका मतलब क्या है? अगर कहीं पे ये गोला खाली दिख जाए तो समझ लो कि 1 इंक्लूडेड नहीं है। अगर नहीं खाली दिखे तो समझ लो 1 इंक्लूडेड है। अब देखो, अब यहाँ पे आ जाओ 1, ये 1 है। अब देखो 1 रखोगे तो 1 आएगा। ठीक है, अगर x की वैल्यू 1 रखोगे, देखो यहाँ पे 1 इंक्लूडेड नहीं था 0 वाले में, लेकिन अब यहाँ पे 1 रख रहे हैं। अब 1 रखेंगे तो 1 आएगा, 1.2 रखेंगे तब भी 1 आएगा, 1.3 रखेंगे तब भी 1 आएगा, 1.999 रखेंगे तब भी 1 आएगा। ठीक है, यहाँ पे मान लो 2 है, यहाँ पे 1 था। अब देखो जब यहाँ पे 2 तक पहुँचेगा ना, 1.99999 एकदम 2 के करीब, यानी 2 के इंक्लूड नहीं करा है, 2 के करीब है। ठीक है, तब भी यहाँ पे 1 ही वैल्यू रहेगी इसकी। लेकिन जहाँ पे 2 रखें, खट से 2 पे पहुँच जाएगा, खट से यहाँ पे 2। ठीक है, खट से यहाँ पे 2 पे पहुँच गया, तब यहाँ से शुरू कर देगा ग्राफ। तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, सेम चीज़ यहाँ भी होगा। ठीक है, सेम चीज़। तो ये क्या हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ है। आपको ये समझिए, ये एक यूनिट है, यानी कि आपको ये दिख रहा है कंटिन्यूअस फंक्शन नहीं है, टूट के ग्राफ बन रहा है। ठीक है, तो अलग अलग जगह पे टूट के ग्राफ है। देखो कितने स्पेशल टाइप्स के फंक्शन है। मैथमेटिक्स क्या गजब की चीज़ है। देखो यार, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या मस्त फंक्शन है। एकदम ग्राफ देख रहे हो कितना एकदम बढ़िया ग्राफ लग रहा है एकदम। देख रहे हो f(x) बराबर, ये हो गया आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का चीज़ हो गया। अब आते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल को a⁴x लिखते हैं, इस टाइप से लिखते हैं। ठीक है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है? अभी बहुत सिंपल चीज़ है। e की पावर x वाली कहानी यहीं पे आती है, e की पावर x वाली कहानी। ठीक है, उसको भी देखते हैं। चलो पहले मिटाते हैं और एक्सपोनेंशियल फंक्शन आराम से देखते हैं। एक्सपोनेंशियल फंक्शन में ना यहाँ पे a जो है ना वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। सबसे पहली बात हमारी ये इंडिकेट की जाती है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन आपको सीधा सीधा एक चीज़ बताते हैं,
एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जो ग्राफ होता है वो हमारा देखो ऐसे बनता है, बढ़ते चला जाएगा, ऐसे बढ़ते चला, यानी क्या ये हमारा है y बराबर a⁴x, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। ठीक है, तो ये उसका ग्राफ है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। ठीक है, तो y बराबर a⁴x का ग्राफ ऐसे बनेगा, ये हमारा एक्सपोनेंशियल है, सिर्फ जान लो भैया। और एक चीज़ और जान लो ना, a की जो वैल्यू होगी ग्रेटर देन 1 होगी। ठीक है, जान लो, जान के क्या करो हैं। अब आप ये बोलोगे सर ग्रेटर देन 1 काहे रख रहे हो, ग्रेटर देन 1 ऐसे रख रहे हैं ताकि ये बने रहे। आपको पता है 1 की पावर कुछ भी हो, x हो चाहे 1000 हो चाहे 10,000 हो चाहे कुछ भी एक ले हो, उसकी वैल्यू एक ही आती है। तो क्या मतलब है एक ही वैल्यू 1 रख के, तो 1 रख देंगे तो चुपचाप 1 ही बन जाएगा, तो वो तो कांस्टेंट फंक्शन बन जाएगा। तो रिस्ट्रिक्ट कर दिया है एरिया की ए की वैल्यू जो है 1 से ऊपर होनी चाहिए, 2 3 4 5 6 7 8 ऐसी होनी चाहिए, लेकिन ए नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये नहीं होनी चाहिए। तो ये बहुत सिंपल चीज़ है। और ये जो पास होगा ना, ये 0 1 से पास होगा, यानी कि यहाँ पे 0 x की वैल्यू 0 है और 1 से पास होगा, ये चीज़ ऐसे पास होता जाएगा। समझ गए ना, तो ये बहुत सिंपल चीज़ है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ एकदम सिंपल है, एकदम ऐसे ही होता है। चलो बढ़ते हैं लॉगरिथम की तरफ। पहले सिग्नम देख लें क्या, सिग्नम देख लेते हैं। सिग्नम फंक्शन देखो भैया, बहुत सिंपल चीज़ है। सिग्नम फंक्शन f(x) बराबर इसको बोलते हैं मॉड ऑफ x बाई x को, ये हमारा सिग्नम फंक्शन। अब बोलोगे भैया ये क्या है यार, कट के तो ये 1 ही आएगा। अब देखो या तो इसकी वैल्यू 1 आएगी, या तो इसकी वैल्यू 0 आएगी, या तो इसकी वैल्यू -1 आएगी। 0 हम ले नहीं सकते, अगर 0 लेंगे तो 0/0 ख़त्म कहानी हो जाएगा। यानी कि इसकी वैल्यू या तो 1 आएगी या तो -1 आएगी, कुछ भी पुट करके देख लो। 1 कैसे आएगी, 1 तब आएगी जब यहाँ पे x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, तो इसकी वैल्यू 1 आएगी। अगर x इज लेस देन 0 होगा, मॉड का देखो, मॉड की कहानी बताए थे ना, अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा तो पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव बाई पॉजिटिव कट के 1 आ जाएगा। अगर निगेटिव हुआ, x इज लेस देन 0 हुआ तो निगेटिव आएगा भैया। ठीक है, जब निगेटिव आएगा तो वो भी काट के कहानी ख़त्म करेगा। तो उस तरीके से काम आपको बनाना है। चलिए भैया बनाना है तो कैसे बनाना है, इसका ग्राफ हमारा ऐसे बनेगा, एक 1 का यहाँ बनता है, -1 का ये बनता है। ठीक है, तो ये -1 है, ये +1 है। तो ग्राफ आप देखो कांस्टेंट फंक्शन है, 1 कांस्टेंट जा रहा है, ये इधर जा रहा है, तो ये हमारा क्या है सिग्नम फंक्शन है। तो ये हमारा हो गया सिग्नम फंक्शन। ठीक है, तो इसका ग्राफ ये है, बहुत सिंपल चीज़ है, कोई टफ चीज़ है दिख रहा है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे -1 है। तो ये हमारा ग्राफ ऐसा चलता चला जाएगा। हमारा x एक्सिस है, हमारा y एक्सिस है। तो देखो हम सिर्फ ग्राफ बता रहे हैं, इतना डिटेल में इसको पढ़ना नहीं है। ठीक है, अभी सिर्फ जानना है, इसका जो डिटेल है वो 12th वगैरह में है। ठीक है, तो यहाँ पे इतना आप परेशान न हो कि यार नहीं समझ में आ रहा, क्या समझ आया, सिर्फ आपको बता रहे हैं, ये सिर्फ जानना है। सिग्नम फंक्शन ऐसे दिखता है और ये इसका ग्राफ होता है, सिर्फ हम आपको जानने वाली चीज़ बता रहे हैं, सिर्फ आपको ये जान जाओ ऐसे होता है। ठीक है, इसके अलावा ये कुछ होता नहीं है। अब लॉगरिथम फंक्शन क्या होता है, जो लॉग वाली फंक्शन की कहानी है ना, लॉग अलग ही चीज़ है। ठीक है, लॉग क्या है, लॉग x जो बेस a है। लॉग का जो प्रॉपर्टी वगैरह होता है, लॉग एक अलग चैप्टर में पढ़ाऊंगा, लॉग की पूरी प्रॉपर्टी वगैरह एक अलग तरीके से बताऊंगा। ठीक है, मॉडुलस वगैरह भी मैं एक एक लेक्चर में लाऊंगा। देखो आइडेंटिटी फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन ये तो छोड़ो, ये सब ज़्यादा बड़ा नहीं है। पॉलिनोमियल फंक्शन ये जब क्वाड्रेटिक पढ़ाऊंगा, जब द्विघात समीकरण पढ़ाऊंगा, तो पॉलिनोमियल फंक्शन डिटेल में डिस्कस होगा, क्या प्रॉपर्टी होती है, क्या पॉलिनोमियल फंक्शन की क्या एक जनरल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, वो देखेंगे। और देखो, और मॉडुलस फंक्शन पे एक लेक्चर मैं लाऊंगा, किसी दिन स्पेशल लेक्चर होगा जिसमें मॉडुलस फंक्शन होता क्या है, इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, क्या इसके ग्राफ्स होते हैं, अभी ये सब एक ओवरव्यू दे रहे हैं आपको। ठीक है, इस पे एक लेक्चर बहुत खतरनाक लेके आएंगे, बहुत बढ़िया लेक्चर किसी दिन ला के डाल देंगे। ठीक है, 5-10 मिनट का होगा, ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, लेकिन इसमें मॉडुलस फंक्शन आपको एक नंबर समझ में आएगा। उसमें कोई क्लास नहीं है, कोई वो नहीं है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं रहेंगी, क्लास 11th को पढ़ना है, 12th को पढ़ना है, सबको पढ़ना है, ग्रेजुएशन वगैरह जो भी होगा वैसा लाएंगे एक मॉडुलस फंक्शन का। क्योंकि मेरे पास एक ग्राफ की बुक है, तो उससे आपको एनालाइज करके एक चीज़ लाएंगे, मॉडुलस फंक्शन की पूरी कहानी बताएंगे। सिग्नम फंक्शन भी उतना खास नहीं था, मॉड ऑफ x बाई x की कहानी थी, उसमें सिर्फ वही फंक्शन था, उसमें इसकी ना प्रॉपर्टी वगैरह उतनी खास कुछ नहीं है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन पे एक लेक्चर लेके आएंगे,
एक लेक्चर इस पे आप लोग नोट करते रहना, और नहीं लाओ तो कमेंट में डालना यार, ठीक है। तो ये देखो एक लेक्चर इस पे, एक लेक्चर इस पे बन रहा है, और एक लेक्चर बन रहा है लॉगरिथम है। लॉगरिथम पे तो एक लेक्चर नहीं कई लेक्चर बना देंगे हम, क्योंकि ये इतना प्यारा और इतना अच्छा चैप्टर है ना। लघुगणक इसको हिंदी में बोलते हैं, लॉगरिथम को लघुगणक हिंदी में बोलते हैं। इसको इतना बड़ा यूज है ना, इतना बढ़िया चीज़ है ये। इस पर हम तो 1 2 3 लेक्चर लेके आएंगे, हमारा जितना मन करेगा इस पर उतना लेक्चर लेके आएंगे, एक लेक्चर सीरीज लाएंगे इस पर। तो ये बनेगा, और एक्सपोनेंशियल फंक्शन पे भी एक लेक्चर लेके आएंगे, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमारा एक 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 यानी 4-5 लेक्चर तो ऐसे ही बन रहे हैं, ठीक है। तो हम लाएंगे, उसमें आपको एकदम डिटेल में क्या होता है डोमेन, रेंज वगैरह। अभी तो एक ओवरव्यू देख लो, क्योंकि ओवरव्यू बुक में भी दिया है, इसी टाइप का दिया है। ठीक, तो ज़्यादा डिटेल में हम ले जाएंगे, लेक्चर लेंदी करने की कोशिश नहीं करेंगे, वो फालतू चीज़ हो जाएगा। तो इसी तरीके से आपको हर चीज़ पढ़नी है, बहुत एनालाइज करके मैं एक एक चीज़ों को एक एक लेक्चर में लेके आऊँगा। वो तो मुझे ऐसे ही थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करना था, तो मैं इस तरीके से लेके आया, ठीक है। तो ये लगभग ये लॉगरिथम फंक्शन बचा है, इसको भी देख लेते हैं। तो क्या होता है, y बराबर लॉग ऑफ x बेस a x। अब ये बेस a क्या होता है, x क्या होता है, ये तो आप थोड़ा थोड़ा तो जानते हो, क्योंकि 9th या 10th में रहता है यूपी बोर्ड वगैरह के, ठीक है। तो ये क्या होता है, इसको मैं एक अलग लेक्चर लेके आऊँगा, आप नॉर्मली सिर्फ देख लो क्या है लॉगरिथम फंक्शन। इसका ग्राफ ऐसे बनता है, ठीक है। अलग 3-5 है, तो सबका ग्राफ आपके नोट्स में होना चाहिए, ठीक है। सबका एक फंक्शन ऐसा लिखना चाहिए, यहाँ पे एफ ऑफ एक्स भी लिख सकते हैं, क्योंकि एक्स का फंक्शन है, ठीक। इस तरीके से आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई, आई होप। इसमें सिर्फ ओवरव्यू था। आपको अगर सच में पढ़ना है ना, सच में जानना है ये सारी चीज़ें, तो कमेंट बॉक्स में डालना कि सर मुझे एक लेक्चर चाहिए, इस पे चाहिए, इस पे चाहिए, इस पे चाहिए। एक लेक्चर डिटेल एकदम कंप्लीट लेके आऊँगा, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट लेक्चर में हम अलजेब्रा ऑफ रियल फंक्शन पढ़ेंगे, यानी कि दो फंक्शन को, अगर एक फंक्शन x है एक फंक्शन g है, दोनों को आपस में जोड़ते कैसे हैं, दो फंक्शन को आपस में घटाते कैसे हैं, दो फंक्शन का आपस में मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, दो फंक्शन को आपस में डिवाइड कैसे करते हैं, फंक्शन का स्क्वायर कैसे करते हैं, फंक्शन का क्यूब रूट कैसे लेते हैं, रूट कैसे लेते हैं, सारी चीज़ें नेक्स्ट लेक्चर में भैया, ठीक है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।